नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। Hello everyone, my name is सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं, यह तीसरा वीडियो है आपका। देखिए, प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम मिलने वाला है, इसलिए जम के रख जाइए। और मेंस की तैयारी इतना आपका उद्देश्य होना चाहिए कि प्रीलिम्स जिस दिन है 13 जून, उससे पहले एक बार कम से कम आपका पूरा मेंस, पूरा जीएस के चारों पेपर के हर एक वर्ड टू वर्ड पे आपने 1-2 सवाल पढ़ लिए हों। आप अपने जो सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं उससे पढ़ते रहिए, यहाँ पे सवालों को देखते रहिए, इनकी एक नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इन सवालों को देख के जाइए। इस सवाल के पैकेज में आपको मिल क्या क्या रहा है, देखिए। मैं यूपीएससी के जो भी सवाल हैं, यूपीएससी आईएएस के जितने सवाल आए हुए हैं, उनमें से मैक्सिमम को कोशिश करूँगा कि आपको मैं यहाँ सॉल्व करवा दूँ। तो जो यूपी पीसीएस क्या करता है कि यूपीएससी के सवाल रिपीट करता है, वो चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। दूसरी बात क्या है कि यूपी पीसीएस अभी भी एकदम सिलेबस से चिपक के सवाल पूछ रहा है। तो सिलेबस में जो शब्द लिखे हुए हैं उन पर तो मैं आपको कमांड करा दूंगा, उनके सारे मैं सवाल आपको करवा दूंगा। तो ये बहुत चांस रहेगा कि आप जब मेंस लिखने जाएंगे तो आपके पास अच्छा खासा फैक्ट्स रहेंगे, आपने लगभग हर टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप इस स्थिति में रहेंगे कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा वहाँ पर, और एक प्यारा आंसर आप वहाँ पे लिखने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उस तरीके से आप नोट्स बनाते जाएँ, इसका रिवीजन करता जाएँ, ठीक है। मैं करंट अफेयर्स को यहाँ इंक्लूड करता जा रहा हूँ, पेपर 2 और 3 के लिए निश्चिंत रहें। आगे बढ़ने पहले मैं बता दूँ कि ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन करिए आप। जो यूपी पीसीएस आने वाला है प्रीलिम्स, उसके लिए पिक्चर्स वगैरह सर भेजते रहते हैं इस पर, उसके थ्रू आपका रिवीजन हो सकता है, तो वो आप करते रहिए। बाकी बिहार के लिए एक जो नया अभी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, नया पेड ग्रुप शुरू हुआ है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप भाई इन नंबर्स पे कॉल करिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिखते हैं, मैं ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज अ मास बेस्ड मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक मास बेस्ड मूवमेंट था, ये रहा मास बेस्ड मूवमेंट था। दैट एनकम्पास्ड वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इट ऑल्सो वेंट कॉन्स्टेंट आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। 3 पार्ट आपको सवाल के दिख रहे हैं, जिसमें ये कहता है कि पहला पार्ट ये कहता है कि एक मास बेस्ड था। मास बेस्ड मतलब इसमें बहुत सारी भारी मात्रा में जनता का इन्वॉल्वमेंट था, और ये जनता जो थी ये वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आती थी। कोई एक धर्म, कोई एक जाति, कोई एक वर्ग नहीं था, ये वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आ रही थी। तो पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा मूवमेंट था वो मास बेस्ड था और इसमें वेरियस सेक्शंस इन्वॉल्व थे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है हमारा जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें लगातार आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन होता रहा है। मतलब यह एक जन आधारित आंदोलन था जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने मतलब भाग लिया या शामिल थे वो, और यह निरंतर वैचारिक विकास की प्रक्रिया को भी रेखांकित करता है। तो आपको इस सवाल में 2 पॉइंट प्रूव करना है। क्या कि पहले तो आपको ये बताना है कि कैसे ये मास बेस्ड मूवमेंट था, कैसे ये जन आधारित था, और कैसे इसमें सारे वर्ग शामिल थे, सारे सेक्शन शामिल थे। और तीसरा आपको बताना है कि कैसे ये पूरा मूवमेंट शुरुआत से लेके आज़ादी तक, कैसे इसमें जो विचारधाराएं हैं वो चेंज होती रहीं और इवॉल्व होती रहीं। सिर्फ चेंज नहीं बताना है आपको, इवोल्यूशन बताना। इवोल्यूशन मतलब जब दूसरी चीज़ पहले से कुछ हद तक बेहतर होती है, ये होता है इवोल्यूशन। जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ये देखिए यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, और वो कितना डिटेल में आपसे जानना चाहता है। 200 वर्ड 250 वर्ड में अगर आपको लिखना है तो चैलेंज देखिए आंसर लिखते समय यह नहीं होता है। आप मेंस देने जाएंगे तो आपके पास बहुत ज्ञान रहेगा मेंस के टाइम तक। तो चैलेंज हमेशा आपको कभी ये नहीं रहेगा कि क्या लिखना है, ठीक है। व्हाट टू राइट कभी चैलेंज नहीं रहेगा, हाउ टू राइट ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। कि भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को 7-8 मिनट के अंदर
250 वर्ड के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से डायग्राम के साथ किस तरीके से मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं ये सब करवाता हूँ तो अगर आप थोड़ा सीरियस हैं तो इस पॉइंट पे ही रोक के इस सवाल को आप कॉपी पे अपने लिखिए और एक बार अटेम्प्ट करिए कि क्या आप इसको अपने आंसर में लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, क्या आप खुद से इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद आप मॉडल आंसर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्चुअल है, अभी तक यूपीपीसीएस ने नहीं पूछा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन उत्तर प्रदेश जो है उसके बारे में आपको लिखना है। ज्योग्राफी में पेपर 1 में पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। डिफरेंट सॉइल जो है उत्तर प्रदेश की उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो, और ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। अभी साइक्लोन्स वगैरह आ रहे थे इंडिया में, तो ये सवाल, और ये तो हमेशा बनने वाला सवाल है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको पहले तो देखिए दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल के बारे में भी, टेम्परेट के बारे में, मतलब उष्णकटिबंधीय जो है वो और समशीतोष्ण जो है वो भी, दोनों के बारे में कैसे बनते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं, क्या रीजंस हैं, ये पता होना चाहिए। प्लस दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इस बार ऑप्शनल में पूछ दिया था, ज्योग्राफी के ऑप्शनल में 2020 में यूपीपीसीएस में पूछा था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस। लेकिन ये जीएस का सवाल भी बन सकता है, इसलिए जीएस में भी आपसे 1-2 साल में पूछ सकता है ये सवाल, तो तैयार रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इफेक्टिव कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टूल्स लाइक सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। ये एथिक्स का सवाल है। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन क्या होता है, ये मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, आप पुरानी प्लेलिस्ट में जाके सवाल देख सकते हैं। तो क्या होता है, अभी मैं फिर से वैसे इसको बता दूंगा शॉर्ट में। यहाँ पे सवाल आपका सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, मतलब अनुनय और सामाजिक प्रभाव। एथिक्स के सिलेबस में ये दोनों वर्ड एज इट इज़ लिखे हुए हैं, अनुनय और सामाजिक प्रभाव। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो हमारी कोविड के खिलाफ लड़ाई थी, कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी, उसमें सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन का यूज़ किया गया है उसको रोकने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, कि सामाजिक प्रभाव और अनुनय का प्रयोग करके ही कोविड-19 महामारी का प्रभावी रोकथाम पॉसिबल था। तो इसके आसपास आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमने बात करी क्या कि आपसे जानना चाह रहा है कि आपको प्रूव करना है, उसने स्टेटमेंट लिख दिया और आपको कहा है क्रिटिकल एग्जामिन कि आपको इसकी चर्चा करनी है। तो आपको पहले प्रूव करना है कि कैसे ये मास बेस्ड था, कैसे ये जन आधारित था। फिर दूसरा आपको बताना है कैसे इसमें वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहाँ थे, क्या सभी वर्ग शामिल थे। तीसरा आपको प्रूव करना है कि कांस्टेंट आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, कि विचारधाराएं जो हुई हैं वो लगातार यहाँ पर जो है उनका विकास हुआ है, ठीक है। नैतिक निरंतर वैचारिक विकास की प्रक्रिया थी ये आपको दिखाना है। तो दिक्कत ये है कि आप जब अगर आंसर लिखना सोचेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ कि शुरुआती जो मूवमेंट्स हैं उसमें जनता नहीं थी, गांधी जी के टाइम तक आते आते ज़्यादातर जनता आने लग गई, और यार क्विट इंडिया के मूवमेंट तक 1942 तक, भारत छोड़ो तक, तो बहुत भारी मात्रा में जनता पार्टिसिपेट करने लग गई, ये तो आपको पता है। फिर आपको दूसरा ये भी पता है कि आइडियोलॉजी में भी चेंजेस हुए हैं। कैसे, जो पहले कांग्रेस के पहले की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो सिर्फ अपने हित के लिए काम करती थी, जैसे लैंडलॉर्ड सोसाइटी हुआ करती थी, तो ऐसे कर करके जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ अपने हित के लिए काम करती थी, है ना। फिर जमींदार एसोसिएशन था, एक बॉडी थी। फिर उसके बाद कांग्रेस आया तो उसमें मॉडरेट्स की अलग विचारधारा थी, एक्सट्रीमिस्ट की अलग विचारधारा आई, स्वदेशी के टाइम अलग विचारधारा आई, गांधी के टाइम अलग विचारधारा आई। गांधी के टाइम पे ही नेहरू आ गए तो सोशलिज्म, और नेहरू के साथ साथ बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी भी अलग सोशलिज्म, और फिर उसी के साथ साथ कम्युनलिज्म भी बढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको इसके बारे में आइडिया तो है कि हाँ एक साथ मास मूवमेंट कैसे कैसे बढ़ा और आइडियोलॉजी में कैसे कैसे चेंजेस हुए, ये दोनों आपको पता है। लेकिन फिर चैलेंज वही आता है कि दोनों को जोड़ के लिखना कैसे है 250 वर्ड में भाई, ये है चैलेंज। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट करना सीखिए। यूपीपीसीएस और यूपीएससी अब इस लेवल पे आपसे खेल रहा है कि वो ऐसे 2-2, 3-3 सवाल एक ही में कर देता है, और आपके ऊपर होता है कि आप अलग अलग नहीं लिख सकते, उसको जोड़ के एक साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम कोशिश करते हैं कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे 1857 से, तो फिर हम ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे कैसे मास मूवमेंट के बीच में परिवर्तन हुआ। 1857 की क्रांति होती है अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई, इसको हम कह सकते हैं। तो कहते हैं कि पोस्ट 1857
द मूवमेंट accommodated diverse ideological and sections of society and evolved over time in terms of ideological diversity and mass participation. यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया जो कहता है कि 1857 के बाद आंदोलन ने विभिन्न विचारधाराओं और समाज के वर्गों को समायोजित किया, ठीक, और समय के साथ साथ वैचारिक विविधता भी बढ़ी और जन भागीदारिता भी बढ़ी। तो ये आपने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया कि किस तरीके से 1857 के बाद ये धीमे धीमे ये चीज़ें बढ़ी हैं। ये आपने, उन्होंने कहा कि हाँ बढ़ी हैं, तो आपने कह दिया हाँ बढ़ी हैं, कैसे बढ़ी हैं वो आप आगे प्रूव करोगे। आप कहते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मास पार्टिसिपेशन स्टेज कैसे आती है, इसके बारे में लिखते हैं, जन भागीदारिता का विकास कैसे होता है। डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा 1857 के टाइम पे जो मूवमेंट हुआ उसमें पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। मैं क्यों कह रहा हूँ लिमिटेड था, क्योंकि सिपाहियों ने शुरू किया, कुछ ज़मींदार का आए सामने, मैक्सिमम किसके साथ रहे, विदेशियों के साथ रहे, कुछ राजा हमारे साथ में आए, ठीक है, सिपाहियों के साथ में बेसिकली कुछ लोग आए, लेकिन फिर भी ये जो रिवॉल्यूशन था पूरा, क्या बहुत भारी मात्रा में जनता आई थी? नहीं आई थी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पूरा मूवमेंट वायलेंट था, खून खराबा था। और आप सोच के देखिए कि आज की डेट में भी अगर कोई परिवर्तन के लिए मूवमेंट हो रहा है जिसमें खून खराबा हो रहा है, तो आप उससे बचने की कोशिश करोगे। वहीं कोई शांति प्रिय तरीके से कोई हो रहा है कोई विरोध, तो आप उसके पार्ट बनना चाहोगे। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो रीज़न रहा कि 1857 के टाइम पे जो क्रांति हुई उसमें जन भागीदारिता उतनी नहीं थी, उसका रीज़न यही था। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट पूरे तरीके से वायलेंट तरीका था और अदर रीजंस भी थे कि लीडरशिप की कमी थी, ठीक है। इसलिए जन भागीदारिता के सेंस में अगर देखें तो यहाँ पे लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1857 के बाद प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस से पहले की, कांग्रेस से पूर्व जो संगठन थे वो गैर समावेशी तरीके थे, इसलिए गैर समावेशी उनका रूप था, इसकी वजह से वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होता। जैसे ज़मींदारी एसोसिएशन बना लेते हैं वो लोग, है ना, लैंड होल्डर सोसाइटी जिसको कहते थे वो लोग, ऐसे करके जो ऑर्गेनाइजेशन वो बनाते हैं। अब नाम से आपको लग रहा है कि किसका हित दिखाना चाहते हो, ज़मींदार का हित उनको चाहिए। तो जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो जिसका उद्देश्य ही है किसी एक समाज के किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहा है वो, और वो पहले से प्रिविलेज्ड हैं, पहले से ही उनको कई सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, उनकी जो और स्थिति को सुधारने की बात करता है, तो इसलिए गैर समावेशी हैं। ये उन चीज़ों का फोकस ही नहीं करते हैं जो समाज को के लिए रियल कंसर्न थी, तो इसलिए ये गैर समावेशी थी, इसलिए भी जनता का इसके अंदर रुझान नहीं बढ़ा। फिर आती है कांग्रेस। अब जो कांग्रेस आएगी वो शुरुआत में किसके अंडर लीडरशिप में? मॉडरेट्स, नरम पंथी जिनको आप कहते हैं। अब मॉडरेट्स के अंदर भी आपको पता है इतना कि मॉडरेट्स के अंदर भी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा जनता का पार्टिसिपेशन नहीं था। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि ये इनकी विचारधारा थी बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म की, मतलब उदारवादी जो आपके राजा हैं वो उदारवादी हैं। इनका ये मानना था कि जो हम पे राज कर रहे हैं, कौन? ब्रिटिश उदारवादी हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि भारत के लोगों की क्या समस्याएं हैं। अगर हम किसी भी तरीके से उनको इस चीज़ को अवगत करा देते हैं कि क्या क्या जानकारी, क्या क्या कमियां हैं भारत में, तो शायद वो भारत के लिए और अच्छा करने लग जाए। यह इनकी सोच थी। इसीलिए इस आइडिया के पीछे आप देखते हैं ये लोग क्या करते थे, 3P को फॉलो करते थे, जिसको कहते हैं प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। अंग्रेजों के सामने प्रेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, थोड़ा देख लीजिए। पिटीशन डालते हैं कि यहाँ पर ये नल में पानी नहीं आ रहा, ऐसा वैसा टाइप, हाँ, और प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अच्छे लोग हैं, उनको बस जानकारी देने की ज़रूरत है कि क्या क्या कमियां हैं समाज की। अगर ये दोनों ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो फिर हमारे लिए अच्छा करने लग जाएंगे। और इसकी उनको एक झलक भी दिखी थी कब? 1857 के पहले अगर आप देखेंगे तो 1829 में क्या आया? सती को हटाने का नियम आ गया। 1856 में क्या आया? चाइल्ड मैरिज के लिए आ गया, है ना। तो ये सब जो विडो रीमैरिज आ गया। तो ये सारे जो नियम इन लोगों ने देखे थे, मॉडरेट्स को लगता था कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो हैं वो समाज को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, रैशनैलिटी लाना चाहते हैं, साइंस ले आना चाहते हैं। 1854 और उस समय का वुड्स डिस्पैच, ये सब जो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहा था उस समय इंडिया के लिए,
तो इनको लगता है, तो इनकी आइडियोलॉजी भी इस तरीके की बन गई कि इनको लगा कि जो मासेज हैं, हमको आंसर ये लिखना है कि मासेज वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो मासेज हैं, जो भीड़ है, जो जनता है, चूंकि वो मैक्सिमम जनता अनपढ़ है, इसलिए उनका हम पार्टिसिपेशन लेके करेंगे क्या, उनके थ्रू कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। इसीलिए इन लोग को लगता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, वो अगर भारत को रिप्रेजेंट करें अंग्रेजों के सामने अपनी समस्याएं रखें, तो शायद सोल्यूशन मिल जाए। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को अपनाते थे और उस तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। तो इट वॉज अ कांग्रेस अंडर एक्सट्रीमिस्ट। जब एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, आपको पता है कौन, चरमपंथी जब आएंगे, उनके टाइम पर जब जाकर के धीरे धीरे मासेज जुड़ना शुरू होती हैं। आपको पता है सबसे पहले आपको कब जन आंदोलन दिखता है, स्वदेशी मूवमेंट के समय। बंगाल को विभाजित करने की बात हो जाती है और स्वदेशी मूवमेंट आता है। स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्पेशल था और कैसे उसने जन भागीदारता बढ़ाई। स्वदेशी ने सिर्फ अंग्रेजियों का विरोध नहीं किया, इस विरोध के साथ साथ उसने अपना एक ऑल्टरनेटिव, एक नेशनल ऑल्टरनेटिव भी पेश किया। जैसे अगर उसने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया तो उसी के साथ साथ नेशनल एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया, है ना। अगर उन्होंने अंग्रेजी कपड़ों का विरोध किया तो यहाँ पर खादी और इस तरीके से जो नेशनल हमारे कपड़े तरीके हो सकते हैं, नेशनल हैंडलूम हो सकते हैं, उसको प्रमोट करने की बात की। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि स्वदेशी इस मामले में बाकी मूवमेंट से अलग था और इसीलिए इसके साथ हमको एक मासेस का जुड़ाव देखने को मिलता है। जनता यहाँ से इस आंदोलन के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। स्वदेशी में कई चीज़ें की गई जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई थी। लालटेन वाली क्लासेस होती थी, लैंटर्न क्लासेस जिसको आप कहते हैं, है ना। एक दूसरे को लोग प्रेरित करते थे। आपने सुना होगा कि किस तरीके से वंदे मातरम गाया गया, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, और ये क्या, ये सब एक तरीके से जनता को उस कॉज के साथ जोड़ दिया गया कि जनता को दिखने लगा साफ साफ कि अंग्रेज ही उनके दुश्मन है, सामने दिखने लग गया था। तो यहाँ से हर एक मास का आपको रोल देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो एक सवाल में पूछा है ना यहाँ पर कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो मासेज ही नहीं, यहाँ पर सेक्शंस में क्या थे, जमींदार केवल थे। कांग्रेस के मॉडरेट्स में कौन थे, जो पढ़े लिखे इलीट लोग थे, पढ़े लिखे लोग ही जो थे वही सिर्फ इसके पार्ट थे। तो सेक्शंस क्या सभी वर्ग आ गए थे, नहीं, अभी तक नहीं। स्वदेशी में क्या हुआ, स्वदेशी में स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर एक वर्ग, हर एक जाति, हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये आप कहेंगे कि हाँ मासेस का पार्टिसिपेशन और हर सेक्शन का पार्टिसिपेशन अब बढ़ गया है, ठीक है। फेयर्स लग रहे हैं, मेले, लालटेन कक्षाएं, राष्ट्रवादी संगठन, इस तरीके से किया गया कि किस तरीके से जनता को आंदोलन से जोड़ा गया, ठीक। फिर आते हैं गांधी जी। गांधी जी मेड द मूवमेंट मास बेस्ड। गांधी जी ने ऐसे मुद्दों को चुना जो जनता के साथ डायरेक्ट जुड़ता है। डांडी मार्च में नमक क्यों चुना गया, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जो अमीर से गरीब को चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ का नियम तोड़ते हो, आप सिविल डिसोबीडियंस उनका आइडिया था, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, ठीक है, उनका था कि गलत नियम है, अनएथिकल नियम है तो उसकी अवज्ञा करनी चाहिए, ठीक है। तो वो चाहते तो कोई एक नियम तोड़ देते, लेकिन उन्होंने नमक का ही नियम क्यों तोड़ा, क्योंकि ये नमक ऐसा था जिसकी खबर, जिसकी कंसर्न, जिसके साथ जुड़ाव गरीब से लेके अमीर सबका था। इसीलिए वो नमक के साथ दांडी मार्च का उन्होंने क्या नाम है ये मूवमेंट चुना था। तो वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे गांधी जी के जो तरीके थे वो मासेस को जोड़ने वाले थे। वो जब आते हैं भारत तो एक साथ पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, वो समझते हैं कि जनता की क्या समस्याएं हैं। आज़ादी आप किसके लिए चाह रहे हैं, उस जनता के लिए चाह रहे हैं। वो 17, 18, 19 में आपने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और ये सब के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या है, ये उनकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि जनता के जो कंसर्न है उसको वहाँ लेके हो गए हैं। सबसे पहले वो नहीं चले गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वो पहले जनता को ये बताते हैं कि हाँ आपको इस मूवमेंट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इनके मूवमेंट में क्यों भीड़ जुटी ज़्यादा, अब वही वाला आइडिया, 1857 क्यों नहीं ज़्यादा लोग जुटे, क्योंकि वो वायलेंट था। गांधी जी के मूवमेंट ऐसे थे जो हर कोई कर सकता है। आपको दृढ़ निश्चय चाहिए, आपको खून नहीं बहाना है, आपको दृढ़ निश्चय चाहिए। तो उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके चुने और इंक्लूसिव तरीके चुने, अहिंसक चुने और समावेशी तरीके चुने। जो काम महिलाएं भी कर सकें, जो काम बच्चे भी कर सकें, जो हरिजन भी कर सके, जो हर आदमी कर सके, वह तरीके इन्होंने चुने।
इसलिए ये समावेशी बने और मासेस जुड़ गए इनके साथ, ठीक है। आपको पता है गांधी जी के आने के बाद कई सारी विमेंस ऑर्गेनाइजेशन बनी, लोअर कास्ट का पार्टिसिपेशन शुरू हो गया, ठीक है। इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होंगे। तो ये हो गया कैसे मासेस बढ़ती गई, ठीक है। फिर आप आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात भी कर सकते हो। नो डाउट मासेस के बढ़ने में फिर ये नए लीडर्स जैसे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोग का भी बाकी इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। और एक्सट्रीमिस्ट में कौन? रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट जिनको कहा जाता है, या टेररिस्ट वर्ड नहीं यूज़ किया जाए, रिवॉल्यूशनरीज जो थे, जो वायलेंट तरीके से, जो कहते थे कि अंग्रेज़ों की बहरी सरकार को सुनाने के लिए बम का धमाका चाहिए, ऐसे लोग जैसे भगत सिंह और उनके साथी जो चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग थे। तो इन लोगों ने भी क्या किया, मासेस, कुछ तो मासेस इन लोगों ने भी जोड़ी, इनकी अलग क्या नाम है फॉलोइंग थी वहाँ पर, ठीक है। अब आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन भी आप बता सकते हो। देखिए यहाँ पे 1857 होगा, 1957 गलत लिख दिया गया है, ठीक है। आइडियोलॉजी में कैसे कैसे चेंजेस हुए कि 1957 की जो प्री कांग्रेस बॉडीज थी, दे मोस्टली रिप्रेजेंटेड बुर्जुआ इंटरेस्ट एंड बिलीव्ड इन बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। मैंने इस बारे में बात की थी कि परोपकारी निरंकुशता पे भरोसा रखते थे कि राजा जो होगा वो निरंकुश होगा, ठीक है, निरंकुश रहना रहे, लेकिन वो परोपकारी है, यानी कि वो निरंकुशता है, वो एक एब्सोल्यूट पावर वो होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर उसको जानकारी होती है कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं तो उसका वो सोल्यूशन भी करेगा। ये भरोसा था किसका? 1857 के बाद जो कांग्रेस थी, और कांग्रेस के शुरुआती टाइम पे नरम पंथियों के टाइम पे ये आइडियोलॉजी थी। तो आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो ये मानते थे कि भारत में जब अंग्रेज़ आए हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। वो हर चीज़ में ये भी पॉजिटिव भी देखते थे कि अंग्रेज की देन है कि आज की डेट में हम रैशनैलिटी, साइंस, मॉडर्न एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हमको सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये कुछ लोगों का मानना था, कुछ ऐसे कांग्रेस के भी लीडर्स थे, ठीक है। शुरुआती लीडर सबका ही मानना था। इनफैक्ट आप शुरुआती पोएट्स के बारे में जब पढ़ेंगे, जो उस समय के राजा हुआ करते थे और जो उनके पोएट्स हुआ करते थे, उनकी पोएम्स में आपको दिखेगा कि किस तरीके से वो एक तरफ अंग्रेज़ों की गलत चीज़ों की निंदा करते हैं, लेकिन साथ साथ यह फ़ायदा भी गिनाते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के आने से हज़ार फ़ायदे हुए हैं भारत को। तो यह भी कहीं ना कहीं उस समय अंडर करंट चल रहा था। तो आइडियोलॉजी एक तरीके की ये थी। दूसरा, जब मॉडरेट्स आते हैं तो मॉडरेट्स ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के मॉडरेट्स ने जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ के थ्रू और अदर तरीकों से कांग्रेस ने अंग्रेजों के असली चेहरे से लोगों को परिचित कराया, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी का कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक क्रिटिक ये लोग करते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस ये होते हैं कि अब एक कांग्रेस एक ऐसी बॉडी के रूप में उभरने वाली है जो आपकी ब्रिटिशर्स के खिलाफ डायरेक्ट टू डायरेक्ट सामने खड़े होने वाली है, ठीक है। फिर हमने बोला कि अब ये 3P को यूज़ करते थे, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट को यूज़ करते थे, ठीक है। 1900 के टाइम पे क्या होता है? 1900 टाइम के टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही होती है, और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी में क्या होता है, उन्होंने ट्रू नेचर ऑफ जो ब्रिटिश है उसको एक्सपोज किया, और इस तरीके से वास्तविक जो प्रकृति है ब्रिटिशर की उसको एक्सपोज किया, उसको उजागर किया, और राष्ट्रवादी भावनाओं को विकास किया। स्वदेशी के टाइम पे क्या आइडियोलॉजी थी? स्वदेशी के टाइम पे आइडियोलॉजी ये थी कि पहले तो इनका वो करो, विरोध करो, और साथ साथ अपने को ऊपर बढ़ाओ। तो एक पॉजिटिव एंगल आपको देखने को मिलता है कि इसमें आइडियोलॉजी ऐसी रहती है स्वदेशी की कि जिसमें उनका अपोज तो करना ही करना है, साथ में नेशनल अल्टरनेटिव्स भी डेवलप करने हैं। जब नॉन कोऑपरेशन, इसके बाद आपको किस तरीके की आइडियोलॉजी मिलती है कि जब इंडियंस और ब्रिटिशर्स आमने सामने खड़े हैं, अब हम नीचे नहीं हैं, अब सामने हैं। अब वो दौर आ गया गांधी जी का जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब आप समझ रहे हो, एक गोल टेबल पे सब सामने बैठे हैं, सब, मतलब इसका एक मतलब ये भी है कि अब आप बराबर मान रहे हैं हमको, हमारे बराबर मान रहे हैं हमको। ब्रिटिशर्स पहले हमको हीन मानते थे, लेकिन एक राउंड टेबल पे बैठने का मतलब है कि आप हमारे साथ बराबरी नेगोशिएट कर रहे हैं, यानी कि इंडियंस के लिए बहुत बड़ी जीत थी, समझ रहे हैं आप। तो ये आइडियोलॉजी इस समय किस चीज़ की चल रही है? नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस की, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि हमारी आइडियोलॉजी में और क्या डोमिनेंट हो जाता है। फिर आएगा स्वराज का टाइम। स्वराज की डिमांड होती है, ज़रा लिख के बताइए कि पहली बार स्वराज की मांग कहाँ की गई, किस कांग्रेस के अधिवेशन में। और गांधी जी के अराइवल के बाद आपको पता है सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब
आप समझ रहे हैं ना कि आइडियोलॉजी कैसे चेंज हुई, हम ये बात कर रहे हैं, हम मासेस कैसे जुड़ी ये बात कर चुके हैं। अब आइडियोलॉजी आपको दिखाना है कि पहले मॉडरेट्स की क्या आइडियोलॉजी थी, फिर एक्सट्रीमिस्ट की क्या आई, स्वदेशी टाइम पे क्या थी, और गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी। गांधी जी की आइडियोलॉजी सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह, ये सब है। ठीक, इसी के साथ साथ ये भी आप लिखना है कि कई कई बार गांधी जी ने बीच बीच में अपने मूवमेंट्स को वापस खींच लिया, आंदोलनों को वापस ले लिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1920 के बाद आपको एक बहुत चरमपंथी प्रवृत्ति में बहुत तेजी से एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। रिवॉल्यूशनरीज जो होते हैं वो आपको देखने को मिलता है कि 1920s के टाइम पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, और ये जिससे जुड़े हुए थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग, तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ती हैं। ठीक है, सचिन सान्याल और इन लोग की अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनका भी बढ़ोतरी होती थी। ये भी एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्या है कि उनकी आइडियोलॉजी थी कि हम रिवॉल्यूशन के थ्रू, बंदूक के दम पे हम आज़ादी ले लेंगे। ठीक, फिर क्या रशियन रिवॉल्यूशन होता है, और रशियन रिवॉल्यूशन की देन है कि इंडिया में सोशलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इंडियन मूवमेंट में सोशलिज्म का जो आपको टेस्ट देखने को मिलता है, उसका इम्पोर्टेंस, ये भी तो एक आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ही है, और उसी की देन है कि आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको एक सोशलिज्म का टच देखने को मिलता है। तो सोशलिज्म का टच में वही हमने बात करी, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इसके अलावा एक बात आपको और करनी है कि डिफरेंट जितने भी स्टेजेस रहे हैं हमारे 1857 के बाद से 1947 तक, हर बार हमने धीमे धीमे सही डेमोक्रेसी के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया। कांग्रेस के अधिवेशनों में ये रिजोल्यूशन पास किया गया कि जिस जगह अधिवेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट कहीं और का होगा, प्रेसिडेंट उस राज्य का नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि आप नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाना चाहते हो, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र में एक राष्ट्र की भावना प्रमोट करना चाहते हो, है ना। उसके अलावा क्या आपने कहा कि लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से, लोकल लैंग्वेजेस में आप क्या नाम है, कांग्रेस की कार्यकारी समिति में जो बातचीत होगी वो ऐसे होगा। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे कांग्रेस में फिर एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। ये सब क्या कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को धीमे धीमे प्रमोट कर रहे हैं। और वोटिंग करवाते थे कांग्रेस के अंदर, वोटिंग के आधार पे वहाँ का प्रेसिडेंट चुना जाता था। तो धीमे धीमे कांग्रेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी को भी प्रमोट कर रही थी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का आइडियोलॉजी ही है, एक आइडियोलॉजी ही तो थी, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, जो हमारे नेशनल मूवमेंट से निकल के आई। और एक निगेटिव पॉइंट ये है कि न चाहते हुए भी, ऑल्दो आइडियोलॉजी लाइक कम्युनलिज्म एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन also get strengthened as an unwanted outcome of national movement, लेकिन एक अवांछित घटना यह भी हुई कि सांप्रदायिकता और जाति आधारित भेदभाव जैसी विचारधारा भी इसी आंदोलन में और स्ट्रांग हो गई थी। तो ये भी आप नकार नहीं सकते। तो आप जब सवाल का लिख रहे हैं, देखिए सवाल में क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला था, तो आपको पॉजिटिव तो लिखना ही है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी हैं। तो उसने पूछा कि क्या मास बेस्ड था, जन आधारित था, आपने कहा हाँ था, और आपने प्रूव कर दिया कैसे कैसे बढ़ा। उसने बोला कि क्या आइडियोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है, तो आप बोले हाँ, और आपने प्रूव कर दिया। आपको ये भी लिखना है कि कुछ ऐसी भी आइडियोलॉजीज आ गई जैसे कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता और जाति आधारित कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जो आज की डेट में भी हमको सता रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर मुझे मैप तो मिला नहीं, मैंने मैप नहीं बनाया है। आप उत्तर प्रदेश का एक मैप लेकर के इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको मैप के साथ बताना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है, अगर आपने इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कहाँ आता है। उत्तर प्रदेश है ग्रेट गैंगेटिक प्लेन में। ठीक है, गंगा यमुना का दोआब, जो भी आप कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बेसिकली एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। ये तो हमको पता है। हमको ये भी पता है वहीं ज्योग्राफी से, अपनी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के, कि एलुवियल मिट्टी क्या दो तरीके की होती है, भांगर और खादर, है ना। ये इसके बारे में बेसिक चीज़ हमको पता है। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जा रहे हो तो भी इतना तो लिख के वहाँ पे आ सकते हो। थोड़ा अंदाज़ा ये भी लगा सकते हो कि जो साउथ वाला पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वो प्लेटू वाला रीजन है। तो प्लेटू में क्या मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो आपको पता है, उस हिसाब से आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ दलदली मिट्टी पाई जाएगी, इसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन चलिए आप पढ़ते हैं डिटेल में, और इसको कम से कम कुछ नहीं याद हो तो जो नाम है, स्पेशल नाम है, देखिए
अगर जो आंसर चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, वो नाम जरूर पकड़ना चाहेगा कि आपको नाम पता है कि नहीं उस एरिया के। तो उस मिट्टी के जो नाम रखे गए हैं वो तो आपको याद होने चाहिए। प्रोफेसर वाडिया कृष्णन और प्रोफेसर मुखर्जी, इन लोगों ने सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश को, मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश की, उसको दो भागों में बांटा है, पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो तरीके की है, पुरानी और नई। और पॉइंट 2 क्या है, सॉइल्स ऑफ विंध्यन, बुंदेलखंड या सदर्न प्लेटू। फिर से इन तीन लोगों ने सॉइल को उत्तर प्रदेश की दो भाग में बांट दिया है। पहला जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल। अब एलुवियल दो तरीके की होती है, ओल्ड या न्यू, एक ये डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन क्या है, सॉइल्स ऑफ बुंदेलखंड या सदर्न प्लेटू या विंध्यंस। ठीक है, ये इस तरीके से। अब बारी बारी पढ़ते हैं, पहले एलुवियल वाला पढ़ लेते हैं। एलुवियल यानी कि जलोढ़। इसमें भांगर है पहली, या भांगर को ओल्ड कहते हैं, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड एलुवियल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर क्या है, न्यू। न्यू। अब ये न्यू और ओल्ड हुई कैसे, देखिए जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के पानी द्वारा जमा की जाती है हर साल। जब बाढ़ का पानी आता है तो हर साल जहाँ तक बाढ़ का पानी आ रहा है वहाँ पर वो मिट्टी जमा करेगा कुछ। तो जिस क्षेत्र तक वो बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता है, नया पानी आता है, उस क्षेत्र में जो मिट्टी हर साल या हर बार जमा होगी उसको हम क्या कहते हैं, नई मिट्टी, न्यू यानी कि खादर। और जो पुराने क्षेत्र हैं जहाँ पे हर साल नई मिट्टी का रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा, उसको क्या कहते हैं आप, भांगर। सीधी बात, ये हो गया समझने वाली बात, रट लेते हैं आप। क्या भांगर जो होती है वो ओल्ड मिट्टी होती है, और इसको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, उपरहार। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये नाम याद रखिए, नाम काम आएंगे आपके। उपरहार सॉइल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, अपहार लिख दिया, उपरहार, ये स्पेलिंग है, उपरहार। ठीक है, अब भांगर में क्या क्या होता है, इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये तो पहले ही आप लिख देना कि लैक्स इन नाइट्रोजन और पोटास, इसकी कमी है। ठीक ठाक क्या है, लाइम है, फास्फोरस है। तो आप बोलो कि लाइम और फास्फोरस ठीक ठाक है, कम क्या है, नाइट्रोजन और पोटास की कमी है इस मिट्टी में। फिर आप बात करोगे खादर की। खादर हमने बताया नई एलुवियल है, नया जलोढ़ मिट्टी है, हर साल इसकी रिप्लेनिशमेंट होती रहती है। ठीक है, तो ये हर साल है तो मोर फर्टाइल है, और इसका कलर जो है वो थोड़ा डल कलर की होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, डल मतलब थोड़ा फीके रंग की होती है। इसमें भी चूने की अधिकता होती है, लाइम और पोटाश की क्या है, अधिकता है। बट इसमें भी नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, ये हो गया आपका। खादर जो होती है वो थोड़ी सैंडी टाइप की होती है, थोड़ी बलुई टाइप की होती है। ठीक है, ये हो गई। गाद या रेतीली टाइप की होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि इन भाई लोगों ने दो भाग में बांटा है, एक साउथ की जो प्लेटू टू वाली सॉइल है, और एक तरफ ऊपर क्या, एलुवियल। एलुवियल मतलब जलोढ़। जलोढ़ दो हैं, न्यू और ओल्ड। ओल्ड को कहते हैं भांगर, न्यू को कहते हैं खादर। ये हमने पढ़ लिया। ठीक, इन द रीजनल लैंग्वेज, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में दोमट और बलुई मिट्टी को सिकटा, सिकटा, करियल या ढंका नाम से भी जाना जाता है। चार नाम आ चुके हैं अभी तक हमारे पास। उपरहार आ गया एक, ये रहा उपरहार। उसके बाद क्या आ गया, सिकटा, सिकटा, कड़ियाल या ढंका। ये किसको कहते हैं, ये जो बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी कौन सी है, खादर या भांगर, ऑफ कोर्स खादर। ठीक है, अब आते हैं बुंदेलखंड की मिट्टियों के ऊपर, सॉरी बुंदेलखंड की मिट्टी। तो बुंदेलखंड की मिट्टी कहाँ है, सॉइल्स ऑफ सदर्न उत्तर प्रदेश में। सदर्न उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, थोड़े थोड़े दूरी पे अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग नाम है। जैसे क्या क्या नाम है, भोंटा, माड, राकड़, पदवा। ठीक है, ये सब इसके नाम है। राकड़, कावड़। ठीक है, भोंटा, माड, राकड़, कावड़, पडवा या पदया। ठीक है, ये क्या है, इन मिट्टियों के नाम है जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में नीचे पाई जाती हैं। इसीलिए नाम ज़्यादा याद रखना है। देखिए इतना कुछ डिटेल में उनके बारे में क्वालिटीज़ नहीं याद रखनी। अगर नाम याद है आपको तो आप एक अच्छा आंसर लिख दोगे। 10 नाम दिखेगा उस एग्जामिनर को, उसको मज़ा आ जाएगा इतने में। ठीक है, द ब्लैक सॉइल इन दिस रीजन, आपको पता है कि यहाँ पे विंध्यन,
के कुछ हिस्से मिलते हैं आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए, और जो बुंदेलखंड वाला एरिया यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लैक सॉइल भी मिलती है। तो ब्लैक सॉइल जो इस रीजन की, इसको रेगुर या ब्लैक सॉइल करेल कहते हैं। ये तो आपको पता है, रेगुर ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, कुछ नहीं इतना पढ़ना है। तो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है आपको? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर। मैप में आपको समझ में आ रहा होगा, ये अगर उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे ये कहीं इस एरिया में जालौन, झांसी और ललितपुर या हमीरपुर इस वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं ये काली मिट्टी, ठीक है। भोंटा, भोंटा है विंध्यन रेंज का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर भोंटा मिलती है। तो अभी हमने ब्लैक सॉइल बात कर ली, कहाँ कहाँ मिलती है, वो हो गया, भोंटा आ गई। माड, माद भी ब्लैक सॉइल के तरीके से होती है और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी एरियाज में पाई जाती है। पूर्वी एरिया में, जैसे पूर्वांचल वाले में आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, इस क्षेत्र में पाई जाएगी माड। पदवा, पदवा जो है वो हमीरपुर, जलाऊं और यमुना रिवर के रीजन्स में पाई जाती है, लाइट रेड कलर की होती है। तो देखिए इसी एरिया में रेड कलर की सॉइल भी मिल रही है, यहीं ब्लैक भी सॉइल मिल रही है। अभी देखा ना हमने कि यहाँ पे जलाऊं, हमीरपुर में क्या मिल रही है, ब्लैक सॉइल भी मिल रही है, और यहाँ पे रेड कलर की पदवा भी मिल रही है, ठीक है। फिर लास्ट में आती है राकड़, राकड़ भी सदर्न प्लेटू में पाई जाती है, राकड़, ठीक है। उसके अलावा लाल मिट्टी, रेड सॉइल, ये मिर्ज़ापुर में मिलती है, और ये धसन और बेतवा, ये जो एरिया का क्षेत्र है इधर भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बैरन सॉइल या रेह, रेह वाली मिट्टी या जो मतलब नमक से प्रभावित है, ऐसा 1.37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो भारत उत्तर प्रदेश का, वो इससे प्रभावित है, ऐसी मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। फिर भाट, भाट सॉइल कहाँ मिलती है? कुशीनगर में, और नॉर्थ ईस्ट यूपी में इसको भाट कहते हैं, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो कुशीनगर क्षेत्र है, कुशीनगर में इस मिट्टी को भाट कहते हैं, ठीक है। फिर आती है ढूंढ, सॉइल फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ वाटर लॉक्ड रिवर इज कॉल्ड ढूंढ। ऐसी नदियाँ जो मतलब बाढ़ग्रस्त हैं वहाँ पर ढूंढ नाम की मिट्टी भी पाई जाती है। देखिए इसके बारे में बहुत डिटेल मैंने बहुत खोजा, उतना कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं मिलेगा कि हर मिट्टी के बारे में आपको अलग अलग क्वालिटी बताई जाए ना, उतना रटना पॉसिबल है। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कैसे रट के जाता हूँ भाई, कि मुझको 10 नाम याद होने चाहिए। मुझे ये समझ में आता है कि मेंस का पूरा पेपर ऐसा है कि आपको और लोगों से अच्छा करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सब ऐसे सवाल आएंगे तो मैक्सिमम लोग वही अलुवियल और ये सब लिख के ख़त्म कर देंगे। मेरा ये मानना है कि मैं 10 ठो लोकल नाम लिखूंगा और उसका ऐसा डायग्राम वगैरह बनाऊंगा तो मुझको कुछ अच्छा नंबर मिल जाएगा। इसके बारे में पीएचडी मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने जितना पढ़ा है मैंने आपको उतना बता दिया, ठीक है। ये मेरे ही नोट्स हैं। हमने सीधे पढ़ा क्या कि पहले एलुवियल सॉइल होंगी या जलोढ़, जलोढ़ को 2 भाग में, खादर, भांगर, भांगर मतलब पुरानी, पुरानी, और खादर मतलब नई। नई वाली जो होती है बलुई होती है, बलुई को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सिकटा, करियाल, ढांका, ये सब, ठीक है। और जो भांगर है पुरानी वाली, उसको उपरहार कहते हैं। ये 4 नाम हो गए हमारे। फिर हमने बोला साउथ में यानी कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ब्लैक सॉइल मिलेगी। ब्लैक सॉइल किस किस जिले में, ये होगा। फिर भोंटा मिलेगी, फिर राकड़ मिलेगी, फिर पदवा मिलेगी, फिर माड मिलेगी, फिर रेड मिलेगी, रेड सॉइल। उसके अलावा बैरन सॉइल, भाट, ढूंढ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नाम याद रहना चाहिए बस यार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के बारे में। इनफैक्टली कोविड-19 के बारे में सवाल नहीं है, सवाल है आपका सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के बारे में। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन पे हमने लास्ट टाइम 2020 वाले सीरीज़ में सवाल किया था, हम फिर से कर लेंगे एक बार। बेसिकली है क्या कि आपका, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसको उन लोग के लिए जो इनके बारे में नहीं जानकारी जिसको। देखिए आपके एक होता है एटीट्यूड, अभिवृत्ति जिसको कहते हैं। अभिवृत्ति मतलब क्या होता है कि आप किसी वस्तु, किसी पर्सन, किसी एक इवेंट के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे या निगेटिव सोचेंगे, या उसके प्रति पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे या निगेटिव रिएक्ट करेंगे। ये आपका एटीट्यूड होता है। जैसे आपको अगर पता है सिगरेट के बारे में एक आदमी है जो निगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। जैसे सिगरेट के बारे में वो क्या कहेगा, सिगरेट नाम सुनते ही वो कहेगा अरे यार फालतू चीज़ है, कैंसर होता है। एक आदमी कहेगा हाँ ले आओ पीते हैं, है ना। तो ये बंदा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जो निगेटिव है उसका हम कहेंगे कि उसका एटीट्यूड सिगरेट के प्रति निगेटिव है, और इसका पॉजिटिव। तो यानी कि हमारा एटीट्यूड हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन, किसी इवेंट के खिलाफ होता है, कि किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है।
किसी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में हमारा एटीट्यूड या अभिवृत्ति बनती है। अब एटीट्यूड मैं क्यों बता रहा हूँ, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप किसी चीज़ के प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, किस तरीके से आप उस घटना उस व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्स करेंगे, डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। अब ये एटीट्यूड जो डिपेंड करता है, तो एटीट्यूड क्यों हम चेंज करना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोविड की। तो कोविड में आपको पता था कि आपको घर के अंदर रहना था, लॉकडाउन के अंदर। तो कोविड एक तरीके की नई सिचुएशन आ गई, कोरोना नई सिचुएशन जब आ गई, तो उसमें आपका व्यवहार जो है, आपका एटीट्यूड जो है, उस चीज़ के प्रति कैसा होगा। उस चीज़ के प्रति कई लोग होंगे जो डर जाएंगे सच में, तो वो कहेंगे कि यार, उनका निगेटिव होगा और डर जाएंगे। कुछ ऐसा पॉजिटिव होगा कि ठीक है यार, कोई मतलब नहीं है, कोरोना कुछ नहीं होता, बूढ़े लोग को हो रहा है बस नया। तो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि हर आदमी उसके प्रति सीरियस रहे, हर आदमी उसके प्रति जैसा वो चाहती है उस तरीके व्यवहार करे कोरोना के प्रति, ठीक है। इसलिए आपके एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, आपके एटीट्यूड को कोविड के प्रति चेंज करने की ज़रूरत थी। अगर आप इससे डर नहीं रहे थे, इसको लेकर सीरियस नहीं थे, तो यह सरकार के लिए, देश के लिए, बाकी लोग के लिए खतरा है। इसीलिए आपका जो एटीट्यूड है, आप इसके बारे में कैसा सोचेंगे, इसको चेंज करने की ज़रूरत थी। और इसको चेंज करने के दो तरीके होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। देखिए, मैंने शॉर्ट में समझाया है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हर चीज़ के प्रति अपना एक एटीट्यूड रखते हैं। वो एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप उसके प्रति कैसा बिहेव करेंगे, बिहेवियर। तो कोविड भी एक तरीके का इवेंट है, तो उसके प्रति भी आप कुछ बिहेवियर दिखाते, या तो आप उससे डरते हैं या बिना डरे बाहर निकलते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, बीमारी को फैलाते हैं। इसीलिए आपका जो भी एटीट्यूड है आज की टाइम में कोरोना के प्रति, उसको चेंज करने की ज़रूरत थी। और उसको चेंज करने के तरीके क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। इसी का एक और एग्जांपल है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, लोगों को टॉयलेट के लिए प्रेरित करना था कि लोग टॉयलेट जो है वो घर में बनवाएं, स्वच्छता का पालन करें। तो इसमें भी लोगों का एटीट्यूड जो था सफाई के प्रति, उसको चेंज करना था। और उसको चेंज करने के लिए दो तरीके यूज़ किए गए थे, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन मतलब आपको समझ में आता है, परसुएशन मतलब आपको समझ में आता है कोई बैठा के आपको मनाए किसी चीज़ के लिए। ये होता है परसुएड करना, मनाना कि अरे भैया ऐसा मत करो। अमिताभ बच्चन क्या दिखते थे, बार बार दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। हर बार टीवी खोलो तो फिर आता है ना, हमेशा टीवी पे दरवाज़ा बंद करो अभियान। ये क्या है, बार बार आपको परसुएड किया जा रहा है, दरवाज़ा बंद करो, महिलाओं की इज्जत की बात है, बीमारी की बात है, इसलिए घर में टॉयलेट बनवाओ और घर में जाओ, बाहर नहीं जाना है। ये क्या था, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, ठीक। तो अब यहाँ से ये सवाल बन के निकला है, थोड़ा डिटेल में हो गया। जो लोग ये पढ़ चुके हैं उनको तो ये लग रहा होगा कि मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोग के लिए बता रहा था जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में एक सवाल करेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के बारे में, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि आपके एटीट्यूड को चेंज करना है। और एक कोई जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड हमेशा डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर, ए बी सी। एफेक्ट, ए फॉर एफेक्ट, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कॉग्निशन। एफेक्ट मतलब होता है इमोशन, एफेक्ट मतलब होता है कोई इमोशन, बिहेवियर मतलब आप कैसे बिहेव करते हैं, कॉग्निशन मतलब होता है नॉलेज। ए बी सी, सी मतलब कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब नॉलेज, बिहेवियर मतलब जैसे बिहेव करोगे आप, एफेक्ट मतलब इमोशन। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है एटीट्यूड, कि आपका किसी भी चीज़ के प्रति कैसा एटीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है ए बी सी के ऊपर। इफेक्ट मतलब इमोशन, अगर आपको इमोशनली किसी चीज़ से आप जुड़े हुए हैं पॉजिटिवली, जैसे कॉग्निशन की पहले बात करते हैं, कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब नॉलेज। तो हमने बोला कि कॉग्निशन, कॉग्निशन किसका पार्ट है, एटीट्यूड का, ठीक है। तो अगर मुझको एटीट्यूड चेंज करना है तो मैं कॉग्निशन पे काम करूँगा। कॉग्निशन किसी आदमी का चेंज कर दो तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। कॉग्निशन मतलब मैंने बोला, कॉग्निशन मतलब होता है इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो मैं सिगरेट वाला एग्जांपल लेता हूँ। सिगरेट में मान लो आपको पहले नहीं पता था कि सिगरेट हानिकारक है, आप मूवी देखने गए, वहाँ पे मुकेश हराने की फ़ोटो आती है, बोलते हैं कि वो इतने दिन सिगरेट पिया और उसकी डेथ हो गई, ये वो टाइप। हाँ, तो अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, कॉग्निशन, कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब आपको अब इन्फॉर्मेशन मिल गई क्या, कि सिगरेट क्या है, हानिकारक है। अब आपका एटीट्यूड हो सकता है सिगरेट के प्रति क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए।
तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे करके एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। उसी तरीके से एक पार्ट था एटीट्यूड का इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है, मैंने बताया, इमोशन। तो किसी की इमोशनल चेंजेस करके भी आप उसका एटीट्यूड किसी वस्तु के प्रति चेंज कर सकते हो। जैसे आपने वही देखा, मुकेश हराने की फोटो देखी, वो आपको बहुत द्रवित करने वाली चीज़ लगी कि यार तो 20 साल का लड़का था, मर गया। तो इमोशनली आप इतना उस चीज़ से सहम जाओगे कि हो सकता है कि आपका सिगरेट के प्रति एटीट्यूड निगेटिव हो जाए, है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से भी आपका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। अब कोविड में कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया गया, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन को। देखिए, द बैटल अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वॉज बेस्ड ऑन सोशल डिस्टेंसिंग, which was something against the very nature of human. That is because human is a social animal. कोविड के प्रसार को रोकने की पूरी लड़ाई किस चीज़ पे बेस्ड थी कि लोग जो सामाजिक मेल मिलाप है उस पर रोक लगाएं। लेकिन ये सामाजिक मेल मिलाप ह्यूमंस की टेंडेंसी है, इंसान की ये नेचुरल टेंडेंसी है, उसकी आदत है कि समाज में ही रहता है, वो लोगों से मिलता जुलता है। तो आप इतनी बड़ी जो बेसिक आदत है जो हम जानवरों से अलग करती है, हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, ये आदत को ही रोकने की आप बात कर रहे थे। कोविड को रोकना है यानी कि सोशल डिस्टेंसेस करनी है, यानी कि सामाजिक दूरी बनानी है। सामाजिक दूरी यानी कि इंसान को अपने नेचर में चेंज करना है, यानी कि उसको अपने बिहेवियर में चेंज करना है, यानी कि उसको अपने एटीट्यूड में चेंज करना है। और फिर हमने वही पढ़ा कि एटीट्यूड चेंज करने के तरीके क्या हैं, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। तो आप सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन इसीलिए यूज करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट अब यहाँ से क्वेश्चन पे आ गया। तो अब इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हमको क्या जरूरत है कि हम बिहेवियर में चेंजेस करें, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस करें। हमने अभी पढ़ा कि बिहेवियर में चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके इफेक्ट वाले पोर्शन को टारगेट करो या उसकी कॉग्निशन को टारगेट करो, उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दो नॉलेज के थ्रू या कुछ इमोशंस के थ्रू, उनके एटीट्यूड में हम चेंजेस कर सकते हैं। अब कोरोना की लड़ाई में कहाँ कहाँ आपको नॉलेज दी गई, कहाँ कहाँ आपका इमोशन चेंज करने की कोशिश की गई, यही ये सवाल पूछना चाह रहा है, ठीक। अब देखिए मेथड्स क्या क्या यूज किए गए सोशल इन्फ्लुएंस के। अथॉरिटी क्या होती है कि जब कोई लीडर होता है वो आपको कुछ बताता है तो आप उसकी बात मानने के लिए ज़्यादा चांसेस है कि आप उसकी बात मानोगे। तो सोशल इन्फ्लुएंस का एक तरीका क्या होता है, अथॉरिटी। सोशल नॉर्म्स, समाज में ऐसे कुछ नियम बना दिए जाएं कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो होगा कि हो सकता है कि आप भी उस चीज़ को फॉलो करने लग जाओ। रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता, कि एक आदमी कर रहा है तो उसके पारस्परिक आप भी करोगे। दूसरा प्रशंसा, और तीसरा भय। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सोशल इन्फ्लुएंस करने के तरीके हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो उतना परेशान मत होइए, जब सोशल इन्फ्लुएंस का फिर से सवाल कराऊंगा तो आपको पूरा ये फिर से समझ में आएगा, ठीक है। ये वीडियो आप उस दिन देखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, देखिए कैसे आपकी अथॉरिटी यूज़ की गई सोशल इन्फ्लुएंस करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर खुद टीवी पे आते हैं और वो कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, जनता कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद आपने ये देखा होगा कि जब आप कॉलर ट्यून वगैरह बजती है, फ़ोन किसी को करते हैं तो उधर से अमिताभ बच्चन कुछ बोल रहे हैं कि कोरोना है, ये है, वो है, बच बचाव करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो ये अथॉरिटी दिखा रहा है कि कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति जो समाज में है वो आपको कुछ बोलता है तो आप उसको मानने के लिए ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको मानोगे। तो इस तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस का एक तरीका है। सोशल नॉर्म्स ऐसे बना दिए जाते हैं, समाज में ऐसे नॉर्म्स बना दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग किस तरीके से बड़ी हीन भावना से उन लोग को देखते थे जो बिना मास्क के बाहर निकल जाते थे या रोड पे थूकते हुए पाए जाते थे। तो एक तो तरीका है कि लोगों को भय दो, डर दो। दूसरा ये कि समाज में इस तरीके का सामाजिक मानदंड बना दो कि लोग उस तरीके के काम करने को प्रेरित हो जाए। आज की डेट में जहाँ पर मतलब जिस गांव में जिसके घर में टॉयलेट नहीं है तो उसको लोग गंदी निगाह से देखेंगे, कह रहे यार अभी बाहर जा रहे हो, मतलब दुनिया कहते कहते थक गए लेकिन फिर भी बाहर जा रहे हो। इस तरीके से एक तरीके का सोशल इन्फ्लुएंस डाला जाता है दूसरे के ऊपर, ठीक है। फिर रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता, कि सामने वाला आदमी कर रहा है तो आप भी करेंगे। ये भी देखिए कोविड में अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कोविड में कैसे इसको रोकने के लिए किया गया। फिर अप्रिसिएशन, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। जैसे पीपीई किट हमने बनाना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश ने, तो उसको आप बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करिए। जो लोग डॉक्टर्स जो थे, जो इतनी बड़ी बीमारी में पुलिस जो थे, तो वो लोग इतना अपनी जान पे हाथ
जान हाथ हथेली पे रख करके भी इतनी बड़ी ड्यूटी वगैरह अपना कर रहे थे, तो वो आप कहोगे क्या है, वो अप्रिसिएशन करोगे। तो उनका अप्रिसिएशन करोगे तो उस तरीके से भी सामाजिक बदलाव होता है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि सीधी बात कि अभिवृत्ति में क्या क्या शामिल है, व्यवहार और अनुभूति, एफेक्ट और कॉग्निशन। ठीक है, तो अगर आपको किसी की अभिवृत्ति या एटीट्यूड चेंज करना है तो आप उसका एफेक्ट मतलब उसकी जो अनुभूति है किसी चीज़ को लेकर के, जो सोचता है, जो इमोशन है, उसको चेंज कर दो, या कॉग्निशन जो उसको ज्ञान है उसके बारे में, उसको चेंज कर दो, उसको और इन्फॉर्मेशन दे दो। अब यही काम करता है सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। कैसे? जनता कर्फ्यू लगाया गया। जनता कर्फ्यू में प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि आप खुद से अपने ऊपर एक कर्फ्यू लगाइए। समझ रहे हैं? एक तरीका ये होता है कहने का किसी भी चीज़ को। प्राइम मिनिस्टर ये कह सकते थे कि परसों भारत बंद रहेगा, ये था एक तरीका। दूसरा उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने कहा कि क्यों ना पूरे भारत मिल करके एक दूसरे को यह दिखाए, हम अपने भारत वाले दुनिया को अपनी शक्ति दिखाएं, अपना सामर्थ्य दिखाएं कि किस तरीके से हम खुद के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं और खुद के ऊपर एक तरीके का कर्फ्यू रख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर सुनते समय आपको ये लगेगा कि कोई बाहरी नहीं, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं इस तरीके का सपोर्ट करूं समाज के लिए, देश के लिए, और कोरोना को बढ़ने से रोकूं। तो ये होता है सोशल इन्फ्लुएंस का तरीका कि जनता कर्फ्यू में एक समाज को बोला गया कि आप खुद से अपने ऊपर रोक करिए, कोई बाहरी ताकत नहीं आपके ऊपर रोक लग रही, पुलिस नहीं है, कोई नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं अपने प्रति। तो ये होता है सोशल इन्फ्लुएंस का तरीका। दूसरा कॉलर ट्यून वाली हमने बात करी कि कॉलर ट्यून में टारगेटेड, किसको टारगेट किया कॉलर ट्यून ने? कॉग्निशन वाले पार्ट को, कि आपको इन्फॉर्मेशन देने लग गया। जब जब फोन करो तब तक बार बार आपको याद दिला रहा है कि भाई कोरोना इतना खतरनाक है, इतने लोग की मौत हो सकती है, ये हो सकता है, जरा सी भी छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। ये चीज़ें क्या बताती हैं? हमने बताया था ना कि एटीट्यूड में एफेक्ट है, बिहेवियर है, कॉग्निशन है। तो इमोशन वाले पे देखिए जनता कर्फ्यू वाला काम करता था, जो आपको दूसरे तरीके से बताता है कि नहीं करना तो वही चीज़ है कि घर में रहना है, लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा है जनता कर्फ्यू में कि भाई हम अपने मन से बैठे हैं, किसी और ने हम फोर्स नहीं किया है। कॉग्निशन में मतलब नॉलेज आपको देना, ये कॉलर ट्यून आपको नॉलेज दे रहा है कोरोना के बारे में, इस तरीके से। तीसरा क्या है? अपील्स बाय सेलिब्रिटीज। आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर आपको बता रहे हैं कि हाथ अच्छे तरीके से हाथ कैसे धोना है, 1 मिनट तक कैसे हाथ धोना है, ये सब चीज़ें। तो ये क्या बताता है कि इन लोग को आप फॉलो करते हैं, ये सोशल मॉडल्स हैं हमारे लिए। तो ये लोग जब कुछ अपील करते हैं, यहाँ पे हमने बात की थी ना अथॉरिटी वाली, जो समाज में जिनका किसी तरीके का अधिकार इन द सेंस, अगर वो किसी तरीके की पॉपुलैरिटी है उनकी, तो वो अगर कोई बात कहेंगे तो आप मानेंगे। तो इसलिए सेलिब्रिटीज़ को यूज़ किया गया कि वो लोगों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, नज का यूज़ किया गया, बार बार आपको टोका गया। नज करना मतलब बार बार टोकना, जैसे दरवाज़ा बंद करो वाला होता है, बार बार बताया जा रहा है दरवाज़ा बंद करो, जब तक दिमाग बैठ न जाए। तो यहाँ पर भी वही था कि बार बार आपको रिपीटेड वार्निंग दी गई, हर बार आपको वार्निंग दी गई कि नहीं भाई कोरोना से बचना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, फिर क्या कॉग्निशन पे और क्या काम हुआ? संज्ञान, या आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए सोशल मीडिया ने काम किया। सोशल मीडिया को लक्षित किया गया कि वो आपको हर बार निर्देश दे। ठीक है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, और कोरोना की लड़ाई में और कुछ नेगेटिव चीज़ें आई क्या, कि जैसे लोग पुलिस वालों के खिलाफ या जो डॉक्टर्स वहाँ टेस्ट करने आते थे उनके खिलाफ मारपीट करने लग जाते थे, उनको मारने पीटने लग जाते थे। ठीक है, देखिए इसको रोकने के 2-3 तरीके हो सकते थे। एक तरीका यह हो सकता था कि पुलिस लाई जाए, लड़ाई किया जाए, उन लोग को जेल में बंद किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने देखिए क्या किया, यहाँ भी सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन का यूज़ किया गया। उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे उन्होंने कहा कि आप कैंडल लाइट करिए, एक दिन ताली बजाइए, और ये ताली बजाना है, कैंडल लाइट करना है किसके लिए? उन लोगों के रिस्पेक्ट में जो लोग आज आपके लिए बाहर, घर से बाहर, इतनी कठिन परिस्थिति में भी घर से बाहर जाके आपके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से फिर से आपको, आपके मन में जिन लोगों ने गलत किया होगा उनको शर्मिंदगी हुई होगी, और बाकी लोगों को प्राउड हुआ कि उन लोगों ने फिर इस तरीके से उन लोग के लिए किया। और जो लोग सच में बाहर लड़ रहे थे, जो हमारे लिए डॉक्टर ये सब काम कर रहे थे, उनको कितना बूस्ट मिला। तो ये एक तरीके से था, रोल था सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन का। ठीक है, उनके खिलाफ वायलेंस की में सच में कमी आ गई थी, तो ये जादुई पूरी एक्ट थी। उसके अलावा क्या हुआ? एफेक्ट वाली बात, मतलब अनुभूति में क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड वाज, हाँ ठीक है, वही बात थी ये। ठीक है, फिर ग्लोबल न्यूज़ जो थी, फियर, हमने बोला ना कि
एटीट्यूड में क्या है, कॉग्निशन, कॉग्निशन और अफेक्ट, अफेक्ट मतलब इमोशन। तो क्या होता है कि जब मौत वौत की खबर आप लोग सुन रहे थे इटली का, कि इटली जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की इतनी बुरी हालत है, तो कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड इस वजह से भी चेंज हुआ क्योंकि हमको और इन्फॉर्मेशन यानी कि कॉग्निशन मिल रहा था। ABC यही है एक एटीट्यूड। तो कॉग्निशन मिलता रहा बाकी कंट्रीज़ के बारे में, इफेक्ट चेंज होता रहा, इफेक्ट मतलब इमोशन चेंज हुआ। दुनिया भर के लोगों को मरते हुए देखा तो हमारे अंदर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई घर से बाहर तो नहीं निकलना है, ठीक है। और सबसे रिसेंट आपने देखा फिर से सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन का ही यूज़ है दुनिया भर में। भारत में जब ये वैक्सीन आई तो फिर बहुत सारे लोग, चैनल्स वाले और कई लोग अपोजिशन पार्टी, ये लोग क्या करने लग गए कि भाई वैक्सीन की एफिकेसी नहीं है, वैक्सीन एफिशिएंट नहीं है, तो एक तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लग गई। तो इस चीज़ को हटाने के लिए पीएम ने खुद वैक्सीन ली। जब लीडर खुद वैक्सीन ले रहा है तो एक तरीके का पॉजिटिव मैसेज ये जाता है, एक तरीके का सोशल इन्फ्लुएंस है, ये परसुएशन है, एक तरीके का आश्वासन है पूरे भारत को कि नहीं ये चीज़ सही है और आप भी इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार मैंने जिस तरीके समझाया, छोटा मोटा जैसा भी आपको समझ आया होगा, एक बार अब आप पूरे इस क्या नाम है वीडियो को, इस पूरे क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। और अब फिर से इसको पढ़िए आप, ठीक है। देखिए आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूपी में अभी इसी तरीके का एक सवाल पूछा है। तो अब यूपी अगर आपको क्लियर करना है तो सिर्फ सिंपल व्हाट इज़ टाइप सवाल से नहीं काम बनेगा। आपको सोचने आना चाहिए, वहीं सोच के वहीं लिखना है। इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। तो और ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए तैयार रहिए, हार नहीं मानना है। इसको फिर से पढ़िए, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के गठन के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करना है, प्लस उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवात के बीच में अंतर करना है, ठीक है। अब आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन पहले ज़्यादा पूछ सकता है क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन से जुड़ा है भारत, ठीक है। ये सवाल दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो ज्योग्राफी में सवाल आता है जो आपसे यही पूछ रहा है, ये से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है कि कैसे बनते हैं और इनके क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। भारत के किस हिस्से में आएगा, नहीं आएगा, कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इस तरीके के सवाल, ठीक। इसी का एक डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल बनता है। जैसे मान लीजिए अम्फुन आया था अभी और निसर्ग आया था, तो ये सब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं एक तरीके की आपदा है। तो इसका आपदा का प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये सवाल आ सकता है। तो आपको आज हम ज्योग्राफी वाला पार्ट कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला भी करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन से बचाव के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम से कम करने के लिए, ठीक है। ऐसे करते करते हर एक जगह कुछ एक हमको मेरे हिसाब से 7 या 8 या 10 करीब समझ लीजिए आपदाएं पढ़नी है। फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं ना, लैंडस्लाइड हो गया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया, तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हम पढ़ लेंगे। पहला तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम्स फॉर्म्ड ओवर ट्रॉपिकल सीज एंड ओशंस। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय समुद्रों पर बने हुए तीव्र निम्न दबाव प्रणाली होते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, आपको पता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है, ठीक है। जहां पर से हवा यूं आ करके इस गर्म स्थान से हवा ऊपर की तरफ उठे, तो यहाँ पर चूंकि ये स्थान बहुत गर्म है, जब ये गर्म रहेगा तो यहाँ पर एयर जो है वो वार्म होगी, वार्म एयर हमेशा ऊपर उठेगी। जब यहाँ पे एयर ऊपर उठ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले जितना भी एयर का प्रेशर लग रहा था अब उतना प्रेशर नहीं लग रहा है, अब यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर वह जगह है जहाँ पर हवा कन्वर्ज करती है, मतलब एक जगह आकर के मिलती है। तो यहाँ पर जितनी हवा का प्रेशर था, चूंकि ये मात्रा अधिक है हवा की, तो प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए जो हाई प्रेशर होता है और ये लो प्रेशर होता है, तो हमेशा हमेशा हवा हाई प्रेशर से कहाँ बढ़ेगी, लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपको पता है। हमने बोला है लो प्रेशर कहाँ पे होते हैं,
जहाँ पे गर्मी होती है। तो साइक्लोन्स जो होते हैं वो मैं एक कह रहा था अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, यानी कि सिस्टम ऐसे होते हैं जो यहाँ पर बीच में क्या होता है, इनके लो प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर होता है, मतलब ये इस तरीके से कुछ होते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर होगा, ये थोड़ा इससे कम, ये थोड़ा इससे कम, थोड़ा कम, थोड़ा इस तरीके से, मतलब थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। और ये जैसे जैसे सेंटर की तरफ आएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये लो प्रेशर बहुत ही इंटेंस होता है। अब आपको पता है कि जब कहीं लो प्रेशर होता है यानी कि हीट की वजह से हो रहा है, हीट की वजह से वहाँ पर चीज़ें ऊपर जाती हैं, हवा ऊपर जाएगी। जब वहाँ पर ऊपर हवा जाएगी तो यहाँ पर हवा हो गई कम, तो आसपास के स्थान से हवा यहाँ पे आती है इस दबाव को भरने के लिए। यहाँ पे जो हवा का मात्रा कम हुई है ऊपर जाने की वजह से, इसको भरने के लिए, इस खाली स्थान को भरने के लिए अगल बगल से हवाएं आएंगी। अगल बगल से जो हवाएं आएंगी वो इस गर्म स्थान को भरने से पहले वो भी गर्म हो जाएंगी और वो फिर ऊपर जाने लग जाएंगी। तो आप ये देखेंगे कि अगल बगल से हवाएं भी आ रही हैं लेकिन वो इसको भर नहीं पा रही हैं और ऊपर उठती जा रही हैं। तो इस तरीके से लो प्रेशर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ज़्यादा लो हो जाता है। और उसकी वजह से ये जो हवाएं आ रही हैं, कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव को पता है, कोरियोलिस प्रभाव के इम्पैक्ट में ये घूमने लग जाती हैं, ये क्लॉकवाइज घूमेंगी और इसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, एक तरीके का साइक्लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है साइक्लोन को बनने का। पढ़ते हैं। तो ट्रॉपिकल दीज सर्कुलर लो प्रेशर सिस्टम रोटेट क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, सॉरी, घड़ी की सुई के आकार में क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्यों होता है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। प्री कंडीशन, क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपका साइक्लोन डेवलप होता है। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कंडीशन पूरी होती हैं तभी वहाँ साइक्लोन बनता है। हर ओशन पे साइक्लोन नहीं बनेगा, हर मौसम में साइक्लोन नहीं बनेगा। तो सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, समुद्र की सतह का तापमान 26.8% डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा होगा तभी आपका साइक्लोन बनता है। पहली बात हो गई, 26.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, अब ये टेम्परेचर कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर के जो लैटिट्यूड होते हैं वहाँ तो नहीं मिलेगा। जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहीं पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए वो गर्म जोन है, और वो गर्म जोन में ही टेम्परेचर समुद्र का इतना हो पाता है। इसीलिए ये चक्रवात जो होते हैं, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो यहीं पे पाए जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ओनली सी सरफेस के ऊपर ये बनता है, ज़मीन पर नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये लेटेंट हीट लेता है किससे, पानी से, वाटर। तो ये जो इनका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, वाटर है। तो अब जाहिर सी बात है कि लैंड पे नहीं बन सकते। ठीक है, वाटर जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है तो लो प्रेशर बनेगा, और ये यहाँ से लो प्रेशर से हवा बाहर आ रही है, ये बाकी हवाएं इसको भरने के लिए आ रही हैं, बाकी हवाएं इसको भर नहीं पा रही क्योंकि यहाँ जैसे ही पहुँचनी वो फिर ऊपर चली जा रही हैं। फिर इस जो हवाएं ऊपर लगातार यहाँ पे आ रही हैं उनकी वजह से एक घुमावदार चक्र बन जाता है, और कोरियोलिस इम्पैक्ट की वजह से ये साइक्लोन का रूप ले लेता है। ठीक है, हमने बात की है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इनको ज़मीन पर नहीं मिलेगा, उसकी वजह से ज़मीन पे नहीं बनती है। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ पेरेंट लो प्रेशर डिप्रेशन। एक कोई लो प्रेशर डिप्रेशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमने तीन चीज़ अभी तक पढ़ ली, क्या कि एक सी सरफेस होना चाहिए प्लस उसका टेम्परेचर 26.8% होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर लो प्रेशर का फॉर्मेशन होना चाहिए। चौथी चीज़ की कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए। हमने बात करी अभी कि कोरियोलिस नहीं होगा तो घूमना नहीं शुरू करेगा वो पूरा हवा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही घूमना शुरू करती है वो। ठीक है, कोरियोलिस की भी वहाँ पे प्रेजेंस ज़रूरी होती है। यही कारण है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे चूंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है या न के बराबर होगी, इसलिए यहाँ पर आपके ये साइक्लोन्स नहीं बनते। लेकिन जैसे हम थोड़े से ट्रॉपिक्स में जाएंगे वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसलिए वहाँ पे आपको ये साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अब ये तीन स्टेजेस हैं इनके बनने की, जिसको इंसिपिएंट स्टेज कहते हैं। इंसिपिएंट मतलब प्रारंभिक स्टेज, मैच्योर स्टेज जब ये मैच्योर अवस्था में हो जाता है, और तीसरा है ओल्ड स्टेज जब ये अंतिम चरण पे होता है। हमने वही बात की भाई कि एक ये लो प्रेशर होता है, यहाँ पे जो हवाएं होती हैं ऊपर की तरफ उठेंगी गर्म होने की वजह से। ठीक है, जब गर्म होने की वजह से उठेंगी तो अगल बगल की जो हवाएं हैं इधर आती हैं इस गड्ढे को फिल करने के लिए,
जब वो फिल करने आती हैं तो वो भी गर्म होकर और ऊपर उठने लगती हैं। इसकी वजह से इंटेंस ये जो लो प्रेशर है वो और ज़्यादा लो हो जाता है, और ये जो हवाएं हैं कोरियोलिस के इफेक्ट में आकर के घूमना शुरू करेंगी। जब ये घूमना शुरू करेंगी तो ये क्या रूप ले लेती हैं, एक साइक्लोन का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोन जो होता है इसमें एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ये आई होती है साइक्लोन की आई, और यहाँ पर होती है आई वॉल। ठीक है, ये आई वॉल होती है, आई वॉल बादलों की बनी होती है। ये आई वॉल क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही होती है। ठीक है, तो आप ये समझिए यहाँ लो प्रेशर से ऐसे हवा गर्म होकर के ऊपर जा रही है आई से। ठीक है, आई से गर्म होकर हवा बहुत ज़्यादा गर्म होकर ऊपर जा रही है। यहाँ से फिर मैंने बताया कि और सारी हवाएं आएंगी इसको भरने के लिए लो प्रेशर को, लेकिन ये फिर गर्म होकर के ऐसे ऊपर उठती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बनती हैं कौन से, ये गर्म हो रही है यहाँ पर, इसीलिए एक तरीके क्लाउड नुमा दीवार बन जाती है, और ये बनाते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ही जिम्मेदार होते हैं बहुत सारी बारिश के लिए। ये वाला जो क्षेत्र है आई का, क्योंकि इसमें लगातार इस तरीके से हवाएं ऊपर उठती जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है, ये शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आई में कभी बारिश नहीं होती है, यहाँ के अगल बगल जो ये क्यूमुलोनिम्बस वाला क्लाउड्स हैं यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर होता है एक तरीके के साइक्लोन का। ठीक है, अब दूसरा आपसे पूछा है कि भाई डिफरेंसेस क्या हैं, तो डिफरेंसेस ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन को आप इतने भागों में, इतने पार्ट्स में बांट सकते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि आप ये पॉइंट याद रख लो, इसके अंदर क्या लिखना है आपको आएगा, कैसे आएगा बताते हैं। सबसे पहले आपको बात करना है डिफरेंस क्या है ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में, डिफरेंसेस क्या क्या हैं। पहले आपको पता है भाई ट्रॉपिकल एरिया में होगा या टेम्परेट एरियाज में होगा, पहला। दूसरा इनकी डायमेंशन। ठीक है, तो ये मान लो 300 से 500 किलोमीटर के होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन थोड़े और बड़े होते हैं। ठीक है, शेप, शेप इनका जो होता है ये इलिप्टिकल होता है, किसका, टेम्परेट साइक्लोन्स, और ये सर्कुलर होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस मतलब किस पे बनते हैं, तो आपको पता है नेचर ऑफ सरफेस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, हमने बताया कि वाटर के ऊपर ही बनते हैं, समुद्र के ऊपर ही बनते हैं, लेकिन जो समशीतोष्ण हैं वो ज़मीन के ऊपर भी बनेंगे, क्योंकि वो फ्रंट की वजह से बनते हैं। फ्रंट वाला पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, एक नए सवाल के तहत पढ़ लेंगे कि फ्रंटोजेनेसिस क्या होती है या फ्रंट्स क्या होते हैं। बेसिकली अभी याद रखना है कि टेम्परेट साइक्लोन फ्रंट्स की वजह से बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन किसकी वजह से बनते हैं, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब समय की बात कर रहा है, तो टेम्पोरल का मतलब ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में बनते हैं, जब सी का टेम्परेचर 26 डिग्री होना चाहिए, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन साल के किसी भी समय बन सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन मैकेनिज्म हमको पता है कि इसका मैकेनिज्म फॉर्मेशन का क्या है, इसमें एक लो प्रेशर होता है, हवा ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे ऊपर गया और ये बन गया आपका टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पर टेम्परेट में क्या है, हमने पढ़ा कि एक फ्रंट होते हैं, एक कोल्ड फ्रंट है, एक वार्म फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट ऐसे आएगा, वार्म फ्रंट इससे मिलेगा, और इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप सीधे बात यहाँ लिखोगे कि ये फ्रंटल जेनेसिस होती है, फ्रंट की वजह से जो बनता है, तो फ्रंटल ओरिजिन होती है, और इसकी ओरिजिन क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से होती है। ठीक है, या डायनेमिक ओरिजिन होती है। सोर्स के बारे में हमने बात कर ली है। इंटेंसिटी, तीव्रता ज़्यादा किसकी होती है, तीव्रता ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ज़्यादा नुकसान भी यही करते हैं, और उसी तरीके से इनकी तीव्रता कम होती है, किसकी, टेम्परेट साइक्लोन की तीव्रता कम होती है, हल्की हल्की बारिश होती है। अगर रेन अक्सर पूछ ले तो रेन सबसे ज़्यादा, या रिलेटेड वेदर, रिलेटेड वेदर में रेन, इंटेंस रेन, बहुत फास्ट रेन, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कौन करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन तो मध्यम मध्यम रेन कराते हैं, थोड़ी बड़ी तेज़ रेन हो सकती है। ठीक, डिस्ट्रक्शन कौन करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा करता है, टेम्परेट साइक्लोन कम करता है। पाथ, पाथ आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट चलेगा या वेस्ट टू ईस्ट, आपको ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना है। दोनों के रास्ते क्या होंगे, कौन ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, कौन वेस्ट टू ईस्ट, जरा लिख के बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। अच्छा कुछ बच गया क्या, पाथ हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, रिलेटेड वेदर हो गया, ये पॉइंट से कुछ 7-8 पॉइंट हैं, आपको पक्का इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि मुझको क्या क्या डायमेंशन लिखने हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस क्या होता है ये तो यार आराम से इजीली लिखा जा सकता है, ये सारे पॉइंट जैसे डिस्ट्रक्शन क्या है, सोर्स क्या है, इंटेंसिटी कितनी है,
वेदर कैसा होगा, टेम्पोरल, ये आपके पॉइंट्स को बढ़ा देगा। मतलब अगर ये 12 नंबर में सवाल आ रहा है, 4 पेज देते हैं यूपीपीसीएस वाले, कोई 4 पेज आराम से आप लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर मैटर करता है कि आप ज़्यादा कंटेंट अगर लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है मैटर करता है। मैंने देखा है कि जो लोग कंटेंट लिख रहे हैं ज़्यादा, उनका भाई इंटरव्यू कॉल वगैरह आता है। तो आपको इस पर भी फोकस करना है कि जगह फालतू में छोड़नी नहीं है, कि अगर वो 4 पेज दे रहा है तो भाई 3 साढ़े 3 तो लिखो। इसलिए ये चीज़ आप तैयार कर लीजिए। बाकी एक बार फिर से हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन को लेक्चर वाइज पढ़ लेंगे। अभी तो क्वेश्चन वाइज है तो उतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ पाए। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पे अलग से एक सवाल करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे वो बन रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।